दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक आईपीएस अधिकारी की जो अपनी पहचान छिपाकर निकली थी ताकि वह उन लोगों को बेनकाब कर सके जो कानून के नाम पर आम लोगों को लूट रहे थे। तभी दो पुलिस वाले बीच चौराहे पर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। फिर जो हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आईपीएस मैडम राधिका शर्मा नीले रंग के सलवार सूट में अपनी बूढ़ी मां सुनीता शर्मा के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रामनगर के बाजार जा रही थी। उनका मकसद अपनी मां के लिए कुछ कपड़े खरीदना था। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने उनकी ऑटो रोक दी। इंस्पेक्टर रमन सिंह ने ऑटो चालक से कागजात मांगे और उनमें कमी निकालते हुए 2000 की रिश्वत की मांग की। ऑटो चालक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं है, कागज घर पर छूट गए हैं, कल ले आऊंगा। लेकिन रमन सिंह नहीं माना। उसने कहा, गरीब भिखारी 2000 निकाल वरना तेरी ऑटो जब्त कर लूंगा। जब ऑटो चालक ने और विनती की तो रमन सिंह ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी राधिका यह सब देख रही थी। उनका खून खौल उठा। वह ऑटो से नीचे उतरी और कड़क आवाज में रमन से बोली, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? यह गरीब आदमी अपने परिवार का पेट पालने निकला है और आप उससे रिश्वत मांग रहे हैं। रमन सिंह ने पलट कर देखा। एक साधारण महिला से ऐसे सवाल सुनकर वह भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, चुपचाप बैठ जा अपनी जगह पर वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मुझे कानून मत सिखा। राधिका ने शांत रहते हुए कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम आदमी। रिश्वत मांगना कानून के खिलाफ है। यह सुनकर रमन सिंह आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से राधिका को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और तंज कसते हुए बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे लगता है तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? अगर ज्यादा बकवास की तो तुझे और तेरी मां दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहां से। ऑटो चालक यह सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं राधिका ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर रमन सिंह कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वे ऑटो रिक्शा पर बैठी। कुछ देर बाद ऑटो ने उन्हें कपड़ों की दुकान पर उतार दिया। राधिका ने अपनी मां सुनीता को अंदर ले जाकर उनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही राधिका शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया था, इस सब इंस्पेक्टर रमन सिंह को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं है। दुकान से लौटने के बाद राधिका ने सोच लिया कि क्यों ना थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर रमन सिंह वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह राधिका ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उसने साधारण सलवार सूट कर परदेश पहना और सीधे राम नगर के थाने पहुंच गई। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर संजय गुप्ता पर पड़ी। वह आराम से मोबाइल पर बात कर रहा था। राधिका सीधी उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। राधिका कुछ और कहती, इससे पहले ही संजय गुप्ता ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है तुझे पता नहीं? यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल वरना फौरन दफा हो जा। यह सुनकर राधिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद उन्हें अब तक इसकी फौर से बात करने के बारे भनक तक नहीं लगी। राधिका ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता।
यह जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ गलत है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है। यह सुनकर संजय गुप्ता भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। राधिका समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर रमन सिंह था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर रमन सिंह कहाँ है? संजय गुप्ता झल्लाकर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। राधिका ने फिर कहा, सर आप रिपोर्ट लिखिए वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये हब बिहार बोला कि दिनका रमन का गाड़ कर समहा। सुनकर संजय गुप्ता जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। राधिका ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई थी कि यह सब के सब उसी पानी से नहलाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर रमन नहला है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए, फिर वह थाने से बाहर निकलकर थोड़ी समय में हार मान देगा। वह थाने से बाहर करते हो गया। देर सोचा, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने वरिष्ठ अधिकारियों आईजी और डीआईजी को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा थाने में प्रवेश कर गई। जैसे ही संजय गुप्ता ने उसे देखा, वह गरजते हुए बोला, यह लड़की फिर से आ गई। तुझे समझ में नहीं आता, चल तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। संजय गुप्ता ने गुस्से से कहा। राधिका ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? मगर संजय गुप्ता फिर वही रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना रिपोर्ट लिखवानी है तो 5 शून्य निकालो। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। राधिका मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं यह लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाए। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर संजय गुप्ता बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ, यह ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही राधिका की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईजी और डीआईजी अफसरों का दल। जो आईपीएस राधिका को बुलाने आया था, उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ फिंगर इकनीन फिंगर पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में संजय गुप्ता पर नजर डालते हुए कहा, बेहूदे इंस्पेक्टर, यह क्या कर रहे हो तुम्हारी? अब भी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। यह सुनते ही संजय गुप्ता के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाहिए, साहब यह लड़की। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, राधिका आगे बढ़ी। उनका चेहरा अब और भी तेज और दृढ़ लग रहा था। वह गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो गुप्ता, यह लड़की नहीं, मैं इस जिले की आईपीएस हूं और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है,
अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक थाना लोका था कि कदी ने काना के वा था। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक सन दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन दो सिपाहियों ने अभी अभी राधिका को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए। आईजी अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल तुरंत इंस्पेक्टर गुप्ता को हिरासत में लो। अभी इसी वक्त एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो गुप्ता कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह राधिका की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई। एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन राधिका की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। आईपीएस राधिका कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईजी को बोली, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और इनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईजी अधिकारी ने इशारा किया और दो सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर संजय गुप्ता को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही संजय गुप्ता को ले जाया गया, तभी थाने के दरवाजे से अचानक इंस्पेक्टर रमन थाने के मेन गेट से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह हालत कुछ समझे बिना ही अंदर चला आया। जैसे ही उसने आईपीएस राधिका को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही सीन घूम गया जब सड़क पर उसने ऑटो वाले का चालान काटते वक्त राधिका को आम लड़की समझकर थप्पड़ जड़ दिया था। उसी दिन उसे लगा था कि बस एक मामूली वाकया है, लेकिन आज वह समझ गया कि उसके सामने वही लड़की और उसके तरक पीछे आईजी डीआईजी बड़े बड़े अधिकारी क्यों खड़े हैं। उसके मन में चलने लगा कि मैंने जिसे थप्पड़ मारा था, उसने आईपीएस ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहां जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी इंस्पेक्टर रमन बड़बड़ाते हुए कांपती आवाज में उन बड़े अधिकारी से बोला, सर, यह लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था, तो यह मुझसे भिड़ गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। तो मैं इसे कुछ भला बुरा कहा तो यह आईपीएस ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहां आकर संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। यह बात सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी आईजी अधिकारी ने गुस्से में एक एक थप्पड़ रमन के गाल पर लगा दिए और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर रमन, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। यह बातें सुनते ही इंस्पेक्टर रमन की मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और एकदम डरते हुए आवाज में बोला, सर, आप क्या बोल रहे हैं आखिर? यह मैडम है कौन? इससे पहले आईजी अधिकारी कुछ बोलना चाहते, तभी आईपीएस राधिका ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दीं। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। आईपीएस राधिका तेज और गंभीर स्वर में बोली, याद है वही थप्पड़ आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर रमन, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया, मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। रमन का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था, होठ कांप रहे थे, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी राधिका ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ आईपीएस बनकर नहीं आई हूं,
बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर राधिका ने टेबल पर एक तगड़ा थप्पड़ मारा। डर के मारे सब चौंक गए और चिल्लाई, कांस्टेबल इंस्पेक्टर रमन को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। आईजी अफसर ने बिना एक सेकंड गवाए इशारा किया। दो सिपाही आगे बढ़े, रमन के हाथ में हथकड़ी डाल दी। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ा कर बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन राधिका ने उसकी बात बीच में काट दी। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर, सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब अदालत तय करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में यह बात घर कर गई कि अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। संजय गुप्ता और रमन को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा था, जिले के दो बड़े अफसर आज कानून में फंसे बैठे हैं। आईजी अफसर ने मीडिया को साफ साफ बोल दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जैसे कोई ऐतिहासिक पल हो। सिपाही दोनों को जीप में बैठाकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर गाड़ी रुकी तो खुद जेलर बाहर आ गया। राधिका और आईजी अफसर ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो। आज से यह अफसर नहीं, अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई, सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो संजय गुप्ता रोने लगा। रमन बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, आप सब यह कहानी कहां से सुन रहे हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ जरूर साझा करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ